हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। स्टूडेंट, ये एस्टेट की सीरीज़ है और जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये टॉपिक्स आ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे CUET, उन सभी में ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। ठीक है, अभी देखो जो भी टॉपिक्स मैं करा रही हूँ वो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से करा रही हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से जो आप लोगों का कंटेंट है वो पूरा होगा और यहाँ से इसके बाहर से क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनेगा। तो आपकी जैसे एस्टेट में भी गिवन है और अदर एग्जाम्स में भी गिवन है, चाहे वो PGT हो चाहे कहीं भी हो, CUET हो, वहाँ पे बिजनेस सर्विसेज टॉपिक गिवन है। बिजनेस सर्विसेज में 3-4 टॉपिक आते हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो बैंकिंग में जो इससे पहले एस्टेट की मैराथन वीडियो है उसमें करवा चुकी हूँ। तो ये वाली जो मतलब बिजनेस सर्विसेज में टॉपिक है वो बैंकिंग का टॉपिक है। ठीक है, बैंकिंग के टॉपिक में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो और कोर्स को परचेज करने के बाद भी अपनी चलाते हो और अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कि कम है, देखो स्टूडेंट, आप लोगों को कंटेंट नहीं देखना है कि बहुत सारी PDF इकट्ठी कर ली और फिर उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं जो करवा रही हूँ वो रिजल्ट ओरिएंटेड करवा रही हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले ट्रस्ट करना होगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको 3-4 बार ही पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हूँ मैं अपना आज का टॉपिक जो बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग है। ठीक है, बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। जैसा आपको पता है कि बैंकिंग की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। क्या सर्विस होती है? बेसिकली एक्सेप्ट करता है किसको? डिपॉजिट को, और प्रोवाइड लोन करता है। ये लाइन मैंने डेफिनेशन के उसमें लिख दी है। ठीक है, मैं PDF नहीं देती हूँ आप लोगों को, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आप लोगों को साथ साथ लर्न होगा। PDF पढ़ी रहती है, पढ़ता कोई नहीं है, इस वजह से मैं PDF के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं? कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक में 2 तरह के बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं बेटा? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिसका डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग होती है, जिसमें कस्टमर डीलिंग डायरेक्टली होते हैं, उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक 2 तरीके के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक बैंक जो गवर्नमेंट के होते हैं और प्राइवेट बैंक जो प्राइवेट होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक कैसे होते हैं? जब 10 अडल्ट पर्सन, जैसे अपने कॉर्पोरेट सोसाइटी में मैंने बताया था, जब 10 अडल्ट पर्सन मिलके कोई काम करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं एक तरह से, है ना। प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, ज़्यादातर उनके मेंबर्स के लिए होता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हुआ, जब उन 10 अडल्ट मेंबर मिलके बैंक्स का काम करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है, फिर स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे एक्सिम बैंक हो गया, जो स्पेशल किसी काम के लिए खुला है। एक्सिम बैंक मतलब बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जैसे नाबार्ड हो गया। नाबार्ड किस चीज के लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है। ऐसे एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड बैंक में आ गए। ठीक है, फोर्थ है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो नोट इशू करता है, करेंसी इशू करता है, और जितने भी कमर्शियल बैंक है और अदर बैंक है उनके ऊपर रेगुलेशन करता है। मतलब क्या रूल्स लागू होंगे, क्या नहीं होंगे, उसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। अपना इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। ठीक है, RBI की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि RBI से कई बार क्वेश्चन आ जाता है जब मतलब अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बनाऊंगी तब। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है RBI से क्वेश्चन। फिर कुछ जो बैंक से रिलेटेड है वो शॉर्ट टर्म, यानी एक तरह से आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है और वो यहाँ से पूछी गई है, इस वजह से मैंने ये लिखी है। मैंने क्या बोला, बैंकिंग में चाहो तो एक पूरी बुक आती है बीकॉम के लेवल पर। बैंकिंग में पूरी बुक पढ़ जाना, पर वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसकी कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना, सिर्फ ये पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, NEFT नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर 100 बार पेपर हुआ है तो 90 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ये लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों का फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बेटा ये पूछा जाएगा, कोई एक फंक्शन का नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा ये प्राइमरी फंक्शन है या सेकेंडरी, या फिर सेकेंडरी फंक्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बोलेंगे इनमें से कौन सा सेकेंडरी फंक्शन नहीं है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रटने नहीं है फंक्शंस को। फिर दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन आते हैं बैंक्स के। मतलब प्राइमरी फंक्शन मतलब कि भाई जो चीज जिस चीज के लिए खुली है उसका प्राइमरी काम क्या था, ठीक है। जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ, मेरा चैनल कॉमर्स को डेडिकेटेड है, बट मैं अदर सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवा देती हूँ टीचर्स। तो क्या हो गया, ये मेरा प्राइमरी फंक्शन क्या है, कॉमर्स है ना। अदर के लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे अदर फंक्शन हो जाएंगे। ऐसे बैंक्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन सा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। जब बैंक्स का स्टेब्लिशमेंट हुआ था तो दो फंक्शन प्राइमरी थे, कौन कौन से, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और एडवांसिंग लोन करेंगे, यानी लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन वही होता है। सेकेंडरी फंक्शन में आप जितने भी आलतू फालतू प्रोवाइड करवा रहे हैं, होम लोन, हाउस लोन, ये इन सबको छोड़कर और बाकी कितने भी लॉकर फैसिलिटी है ना, यूटिलिटी फैसिलिटी, एप्लीकेशन फैसिलिटी, जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एनवीएस में क्वेश्चन आया है अभी जब एनवीएस का एग्जाम हुआ था। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 5 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट का क्या मतलब है बेटा, सेविंग अकाउंट मतलब जब कोई पर्सन सेविंग के लिए अकाउंट खुलवाता है, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना मतलब सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है कि भाई हम लोग सेविंग के लिए, सेविंग के पर्पज से जो अकाउंट खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खुलवाता है जहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, ना पैसे डिपॉजिट करने की ना पैसे विड्रॉल करने की, ठीक है, उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। बिजनेसमैन खुलवाता है मोस्टली करंट अकाउंट, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें इसे टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है। रिकरिंग का मतलब होता है जब चाहे, आई मीन टू से रिकरिंग मतलब एक दिन में कितनी भी ट्रांजेक्शन करी जा सकती है, कितनी भी ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिक्स अकाउंट मतलब कि एफडी करवा दी, ये तो सबको पता होगा कि 5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करा दे उसे, इसीलिए इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और रिकरिंग अकाउंट को टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन मतलब ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, मतलब एक ये होता है कि इस लिमिट तक अगर निकलवाया है, एक लिमिट डिसाइड होती है तो वो सेविंग अकाउंट है, अदरवाइज वो करंट अकाउंट है। या फिर हो सकता है या तो रिकरिंग अकाउंट है या फिक्स अकाउंट, यानी मल्टीपल ऑप्शन देता है अकाउंट खुलवाने के। तो ये अकाउंट के भी आप लोगों की डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछते हैं पर्टिकुलर अकाउंट कौन सा अकाउंट है। मोस्टली बार आप लोगों का करंट अकाउंट पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। एक बिजनेसमैन के द्वारा खुलवाया जाता है ये, और इसके ऊपर क्रेडिट फैसिलिटी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन से अकाउंट पर दी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट के ऊपर दी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इंट्रो है ना, जिसमें सेक्शंस और ये हैं, ये यूट्यूब पे फ्री गिवन है। उसके बाद ये कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर ये इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो यूट्यूब पे, CSR एस्टेट के नाम से होगी, ठीक है, वो सब में यूजफुल होगी। अब उसकी आगे ही करवा रही हूँ, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। इसका निमोनिक्स है LEED यानी लीड, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल का आपका नाम से ही पता चल रहा है कि लीगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पैसों से रिलेटेड, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। एथिकल मतलब किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए प्रॉफिट के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जो नाम से नहीं पता चलता, विवेकाधीन बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे अगर फ्लड हुआ है, कहीं बाढ़ आई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चों के एजुकेशन या खाने पीने के लिए पैसा दान देना, ये सारी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। चैरिटी संबंधित, ठीक है, चैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये निमोनिक याद रखना, लीड LEED। देखो मैं वो कराऊंगी नहीं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। जो यूजफुल होगा, अब
जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है, यहाँ से समझ ही नहीं आता, बच्चे बहुत सारी मतलब बहुत सारे पेजेस पीडीएफ पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो उनको पता नहीं चलता। इसलिए गाइडर का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोगों का, ठीक है। लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल और डिस्क्रिशनरी, ठीक है। पूछ लेगा चैरिटी देना तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एथिकल समझ लेते हैं, तो ये वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कितने पार्ट्स है। अब यहाँ पे मैं चाहती तो भर भर के 2 वीडियोस बना सकती हूँ, बट कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। सबसे पहले शेयर होल्डर से रिलेटेड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई, टाइम पे रिटर्न देना उनको, है ना, मतलब प्रॉफिट देना ज्यादा उनके जो इन्वेस्टमेंट है उन पर, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके साथ कोई धोखा ना करना, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही दिखाना, कम ज्यादा ना दिखाना, है ना। कंज्यूमर्स के रिलेटेड कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई, फेयर प्राइस देना, क्वालिटी के साथ गड़बड़ ना करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर टुवार्ड्स होगी, ठीक है। और गवर्नमेंट के टुवार्ड्स कौन सी होगी कि टैक्स टाइम पे करना, है ना, गलत रूल्स रेगुलेशन का फायदा ना उठाना, ठीक है। फिर है, इसी में आता है ये क्वेश्चन, आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बच्चों को कहीं लगेगा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इसी से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। कम्युनिटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड में ही आता है ये। एयर पोल्यूशन किसके कारण ज्यादा होता है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बना है पेपर में और बनता रहेगा, इसलिए लिखा है मैंने ये। कार्बन मोनोऑक्साइड के से ज्यादा होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण एयर पोल्यूशन होता है, और सबसे ज्यादा किस कारण होता है, ऑटोमोबाइल्स के कारण, ठीक है। फिर है, ये कुछ एक्ट पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन, जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना, मैं वही लिखवा रही हूँ, वही बता रही हूँ आप लोगों को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एक्ट कौन सा है, 1974। अब इनको कैसे याद रख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु है उनकी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, तो 1972 किसका एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ का। वाटर का 1974। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मुझे पता है आप सबको याद रहता होगा, बट फिर भी जो बच्चे पहली बार एचटेट देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, 1986, ठीक है। अब है बिजनेस एथिक्स, इसी में ही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या CSR बोल लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठेगा। एथिक्स किस वर्ड का मतलब, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, इसका मतलब है इथोस, और मीन है नॉर्म्स, आइडियल्स और मोरल्स, ठीक है। रेफर्स टू, इसका मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। फिर प्रिंसिपल्स कितने, जैसे उसके प्रिंसिपल्स से, जैसे इसके काइंड से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ऐसे बिजनेस एथिक्स के, तो इसका भी निमोनिक है हाउ। H फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। A फॉर ऑटोनॉमी, U फॉर यूनिवर्सलिटी, ठीक है। ऐसे इसका पूछ लिया जाता है प्रिंसिपल कौन सा नहीं है बिजनेस एथिक्स का, तो न्यूमेनिक्स है हाउ, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं है, ये पूछा जाता है। H फॉर ह्यूमैनिटी, U फॉर A फॉर ऑटोनॉमी और U फॉर यूनिवर्सलिटी, ठीक है। यूनिवर्सलिटी मतलब हर जगह लागू होना एक तरह का। ह्यूमैनिटी पता है आप लोगों को। ऑटोनॉमी कि एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब कंपैरिजन किया जाए, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है या लीगल, तो हम ये कहेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है। जैसे अगर ये बहुत केस चला था, और मतलब मूवीज़ और सीरियल्स वगैरह में भी दिखाया गया कि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग ना रोड एक्सीडेंट वाले बंदे को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि कौन पड़ेगा पुलिस के चक्कर में। लेकिन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है लीगल से। ये वो वाला बिजनेस एथिक्स के मतलब बिजनेस एथिक्स में भी यही अप्लाई होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन आता है तो उल्टा कर देते हैं, इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। फिर एथिक्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, मतलब एथिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहा हूँ, मिडिल लेवल पे काम कर रहा हूँ, और भाई मैनेजरियल लेवल पे या नॉन मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये तो मैंने बताई बुकिश लैंग्वेज। बिजनेस एथिक्स होता क्या है, कुछ भी गलत या सही करने का जो राइट होता है, या फिर जो गलत और सही बताता है, उससे एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमें गलत और सही का ज्ञान देता है, उसे बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। यहाँ से बाहर आपका बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। CSR की एक तो ये वाली चीजें लिख लेना, याद कर लेना। एस्टेट वाले बच्चे खासकर, जिनकी अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम टाइम है, तो आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, और आपको लिमिटेड ही दे रही हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का एस्टेट का पेपर, जो भी मैं कॉमर्स का पोर्शन कराऊंगी, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितना भी करा रहे हैं उनको साथ साथ लिखते रहिए, 1-2 बार रिवाइज करते रहिए, एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।